जो आज हमने थायरिस्टर का ग्राफ करना है। थायरिस्टर भी पीएन जंक्शन लेयर्स होती हैं, इसमें 4 पीएन जंक्शन लेयर्स होती हैं। ये सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है। सेमीकंडक्टर जो डिवाइसेस होते हैं, चाहे वो डायोड हो, चाहे वो ट्रांजिस्टर हो, वो सारे के सारे नॉन ओमिक कंडक्टर्स होते हैं, वो ओम्स लॉ को ओबे नहीं करते। तो इस ग्राफ की शेप से हमें पता लग रहा है कि नॉन ओमिक कंडक्टर है, क्योंकि ओमिक कंडक्टर के जो ग्राफ होते हैं वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ होते हैं। तो ये नॉन लीनियर ग्राफ है, इसलिए ये ओम्स लॉ को ओबे नहीं करता। इसमें जो इंटरेस्टिंग है वो ए बी पोर्शन है। ए बी के अंदर वोल्टेज जो है वो डिक्रीज़ कर रही है, लेकिन करंट जो है वो इंक्रीज़ कर रहा है, इसलिए अल्फ़ा की वैल्यू हो जाती है वो नेगेटिव हो जाती है। अब हमने करना है गैलियम आर्सेनाइड का ग्राफ। ये वाला जो पोर्शन है जो हम यहाँ पर, ये वाला नॉन लीनियर है, तो इसका मतलब यहाँ पर ओम्स लॉ ओबे नहीं हो रहा। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि करंट डिक्रीज़ कर रहा है, वोल्टेज इंक्रीज़ कर रही है। तो इसका मतलब देखिए, सबसे पहले हम ग्राफ की स्लोप निकालना जानते हैं। स्लोप है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो y2 क्या हो गया, हमने कोई भी ले लिया, ये y2 ले लिया और ये हमने ले लिया y1। ये हमारा y2 हो गया, ये हमारा y1 हो गया, ये हमारा x1 हो गया, ये हमारा x2 हो गया। तो हम यहाँ पर पुट करके स्लोप निकालेंगे और जो हमारी वैल्यू आएगी वो नेगेटिव वैल्यू आएगी और नेगेटिव रेजिस्टेंस आएगा, क्योंकि अगर वैल्यू ये वाली नेगेटिव होगी तो v/i जो होता है वो नेगेटिव होगा, और नेगेटिव की वजह से इसकी स्लोप भी नेगेटिव होगी, इसे नेगेटिव रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो इस पोर्शन ऑफ द ग्राफ जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नेगेटिव रेजिस्टेंस रिप्रेजेंट कर रहा है। अब है ये हमारा सुपर कंडक्टिविटी। सुपर कंडक्टिविटी क्या होता है, हम किसी मेटल को ठंडा करते रहते हैं, उसका टेम्परेचर कम करते रहते हैं, तो एक ऐसा समय आता है जब उसका रेजिस्टेंस बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है। इतना कूल करते हैं कि रेजिस्टेंस बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है, और वो एक सुपर कंडक्टर, अगर रेजिस्टेंस ज़ीरो हो गया किसी चीज़ का तो वो सुपर कंडक्टिविटी करता है, मतलब उसके में बहुत ज़्यादा कंडक्शन होती है, तो उसको हम बोलते हैं सुपर कंडक्टर। और जिस टेम्परेचर के ऊपर एक नॉर्मल मेटल सुपर कंडक्टर बनता है उसको हम क्रिटिकल या ट्रांजिशन टेम्परेचर कहते हैं। इसमें हम एक मेटल को कूल करते हैं। एक ऐसा समय आता है जब जो हमारी मेटल है वो अपनी पूरी रेजिस्टिविटी लूज़ कर देता है, उसके पास कोई रेजिस्टिविटी नहीं रहती है, मतलब वो एक सुपर कंडक्टर बन जाता है, उसके पास सिर्फ कंडक्टिविटी हाई हो जाती है। तो जिस टेम्परेचर पे ये होता है, जिस टेम्परेचर पे कंडक्टर सुपर कंडक्टर में चेंज होता है उसको हम बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर, या फिर हम बोलते हैं उसको ट्रांजिशन टेम्परेचर। उसके बाद आता है हमारा मेजनर इफ़ेक्ट। मेजनर इफ़ेक्ट क्या होता है, जब हम सुपर कंडक्टर को, अब हमने सुपर कंडक्टर बना लिया। हमने सुपर कंडक्टर कैसे बनाया, किसी मेटल को बहुत ज़्यादा कूल करते रहे, तो हमने कूल करके एक ऐसा समय आया जब उसने अपनी सारी रेजिस्टिविटी लूज़ कर दी, तो वो सुपर कंडक्टर बन गया। सुपर कंडक्टर में रेजिस्टेंस ज़ीरो के इक्वल हो जाता है और पावर भी ज़ीरो के इक्वल, क्योंकि आई स्क्वायर होता है, जब रेजिस्टेंस ज़ीरो हुआ तो पावर भी ज़ीरो हो गई, लेकिन इसके अंदर फिर भी करंट फ्लो करता है, क्योंकि इसकी सारी रेजिस्टेंस उसकी ज़ीरो हो गई और सारी कंडक्टिविटी इंक्रीज़ होगी, तो कंडक्टिविटी इंक्रीज़ का मतलब करंट फ्लो करेगा। लेकिन यहाँ पर पावर क्या होती है सुपर कंडक्टर की, ज़ीरो होती है। उसके बाद आता है हमारा मेजनर इफ़ेक्ट। जब हम इसी सुपर कंडक्टर को, जो हमने अभी सुपर कंडक्टर बनाया है, अगर उसको हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो क्या होगा, तो ये फील्ड लाइंस जो है वो बाहर की साइड क्या हो जाएंगी, पुश हो जाएंगी, तो इसको हम क्या कहते हैं, मेजनर इफ़ेक्ट कहते हैं। अब है हमारा, हमने रेजिस्टेंस पढ़ा है, अब हमारा रेजिस्टेंसेज इन सीरीज। अब रेजिस्टेंसेज इन सीरीज़ है ये R1 R2 R3, 3 हमने रेजिस्टेंसेज लगाए हैं और तीनों को सीरीज़ में लगाया है। अब हमें कैसे पहचानना है कि जो हमारे रेजिस्टेंस है वो सीरीज़ में लगे हैं। देखो, सीरीज़ कोई भी आप रेजिस्टेंस ले लो, रेजिस्टेंस का ये वाला जो सिरा है, ये वाला जो एंड है वो बैटरी में जा रहा है, तो मैंने यहाँ पर बैटरी लिख ली, और दूसरा एंड किस में जा रहा है, R2 में जा रहा है। तो दोनों एंड्स इसकी अलग अलग जगह पे जा रहे हैं। अगर दोनों एंड्स अलग अलग चीज़ों में जाते हैं तो वो सीरीज़ कनेक्शन होता है। तो ये तीनों हमारे क्या है, सीरीज़ कनेक्शन है। तो हम इसका प्रूफ करते हैं। आप हमेशा याद रखेंगे, जब सीरीज़ कनेक्शन होता है तो करंट हमेशा सेम होता है। सीरीज़ कनेक्शन में करंट हमेशा क्या होता है, सेम होता है, और वोल्टेज हमेशा क्या होती है, डिफरेंट होती है। तो हमेशा हम जो डेरिवेशन है कहाँ से शुरू करते हैं, जो चीज़ डिफरेंट होती है। तो टोटल वोल्टेज, इसकी वोल्टेज V1, इसकी वोल्टेज V2, इसकी वोल्टेज V3, तो टोटल वोल्टेज हो गई V1 + V2 + V3। हमें ओम्स लॉ से पता है V = IR, IR1, IR2 और IR3।
आई हमने सेम क्यों लिया, क्योंकि हम ये बता के चले हैं कि सीरीज़ कनेक्शन में करंट क्या रहता है, सेम रहता है। हमने यहाँ से आई कॉमन लिया और आई से आई कट गया, तो सीरीज़ का फॉर्मूला बन गया R1 + R2 + R3। अब हम पैरेलल में करते हैं। अब हमारी पैरेलल की पहचान क्या होती है? हमारी पैरेलल की पहचान होती है कि जो रेजिस्टेंस है वो उनके दोनों सिरे जो हैं एक ही चीज़ में जाते हैं। ये जैसे ये पैरेलल कनेक्शन है और पैरेलल कनेक्शन में ये बैटरी लगा दी। R1 का देखो, ये दिस इज़ R1, दिस इज़ R2 एंड दिस इज़ R3। R1 का ये वाला जो एंड है वो R2 में जा रहा है और ये वाला एंड भी किस में जा रहा है, R2 में। जब दोनों एंड्स R2 में जाते हैं तो हमसे बोलते हैं कि ये पैरेलल कनेक्शन है। अब इसके अंदर क्या होता है, आप याद रखेंगे, पैरेलल कनेक्शन में वोल्टेज सेम रहती है लेकिन करंट डिफरेंट होता है। और हमने बोला कि हम डेरिवेशन उससे स्टार्ट करेंगे जो चीज़ डिफरेंट होती है। तो I इज़ इक्वल टू क्या हो गया, I1 + I2 + I3। I क्या होता है, V इज़ इक्वल टू IR हुआ, तो I हो गया V/R, V/RP, V/R1, V/R2, V/R3। V हमने सब में एक जैसा क्यों लिया, क्योंकि वोल्टेज हमें पता है पैरेलल में सेम होती है। हमने V लेके V को काट दिया, तो पैरेलल का हमारे पास जो फॉर्मूला आया वो आया 1/RP इज़ इक्वल टू 1/R1 + 1/R2 + 1/R। तो ये हमारे सीरीज़ और ये हमारे पैरेलल के फॉर्मूले हैं रेजिस्टेंसेस के लिए। अब हमने नेक्स्ट टॉपिक करना है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। अब ये इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल क्या होता है? मान लो मैंने एक सर्किट लगाई है, सर्किट में मैंने एक सेल लगाया है और सेल के बाहर लगाया है रेजिस्टेंस। अब आप ये याद रखेंगे, जब भी मैं सेल से करंट ड्रॉ करना है तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के बिना हम करंट ड्रॉ नहीं कर सकते। अगर मैं सीधी तार ऐसे जोड़ दूँगी तो इसका मतलब ये शॉर्ट हो जाएगा। शॉर्ट हो जाएगा तो हमारा काम नहीं होगा, हम सेल से करंट ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। अगर आपको सेल से करंट निकालना है तो आपका ये प्रिकॉशन है, ये आपको ज़रूरी है कि आप क्या करेंगे, आप एक रेजिस्टेंस एक्सटर्नल लगाएंगे। अब ये तो हो गया हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, लेकिन यहाँ बड़े आर से हमने इसको रिप्रेजेंट किया। लेकिन हमें बात करनी है इंटरनल रेजिस्टेंस की। अब होता क्या है, सेल की अगर हम कंस्ट्रक्शन देखें तो सेल के अंदर एक कैथोड, एक एनोड और बीच में इलेक्ट्रोलाइट होता है। जो लिक्विड होता है वो क्या होता है, सेल के अंदर इलेक्ट्रोलाइट होता है। जब करंट इस इलेक्ट्रोलाइट में से पास होता है तो वो अपोज करता है करंट को। किसने अपोज किया, इलेक्ट्रोलाइट ने अपोज किया। तो रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इलेक्ट्रोलाइट ऑफ दी सेल, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रोलाइट को जो अपोज करता है उसे हम बोलते हैं रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इलेक्ट्रोलाइट ऑफ दी सेल, उसे हम इंटरनल रेजिस्टेंस बोलते हैं। ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है हमें कौन देता है ये हमको इलेक्ट्रोलाइट देता है। आपको एक बात ध्यान रखनी है, फैक्टर्स अफेक्टिंग इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस कम ज़्यादा होगा, कब कम होगा, तो वो किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट पे। किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट की, इलेक्ट्रोलाइट कैसा है, कौन सा है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसनट्रेशन। जितना गाढ़ा होगा, जितनी कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी, उतना ज़्यादा ऑपोजिशन आपको ज़्यादा मिलेगा, तो इंटरनल रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा होगा। टेम्परेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट पे डिपेंड करता है, कैथोड और एनोड के बीच के डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, और एरिया ऑफ द प्लेट्स पर भी ये डिपेंड करता है। तो